जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम ये फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड के यूनिट सेकंड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। आपको क्लासेस इसलिए नहीं मिल पा रही हैं, आपको इन्फॉर्म भी किया गया है टेलीग्राम चैनल पर। आपको बताया गया है कि जो क्लासेस रेगुलर बेस पर बनाई जा रही थी, आपके नोट्स तैयार कर दिए गए थे, लेकिन जिस मोबाइल से हम वीडियो बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं, वह मोबाइल कहीं पर छूट गई है। 2-3 दिन में आएगी, उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। जब आएगी तो एक साथ दो वीडियो, दो PDF नोट्स आपको भेज दिए जाएंगे। चलिए देखते हैं, अभी इसी वीडियो से हम बनाते हैं, इसी मोबाइल से जो भी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा सकती हैं। यूनिट सेकंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली सभी वीडियोज़ आपको जिससे मिलती रहें। आपको बताया गया है कि आपका जो 5 यूनिट है, एक एक यूनिट करके उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं। वहां से आप तैयारी करते रहिए, और यह जो नोट्स है आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया जा रहा है। चलिए देखते हैं फोर्थ सेमेस्टर पेपर सेकंड पॉलिटिकल साइंस का यूनिट सेकंड, जिसका कोर्स टाइटल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सेकंड है, उसमें क्या क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न तक हमने देख लिया था, जिसमें हमने देखा था क्या क्या प्रश्न आए हुए हैं। हमारा 41 नंबर प्रश्न है, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व राजनीति में लोकतंत्र की तीसरी लहर का क्या अर्थ है। ऑप्शंस हैं, केवल अमेरिका में चुनाव, 1970 और 1990 के बीच दुनिया भर में लोकतांत्रिक शासनों की संख्या में भारी वृद्धि, तीसरा है 3 देशों में लोकतंत्र आना, और चौथा है संयुक्त राष्ट्र का गठन। इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1970 और 1990 के बीच दुनिया भर में लोकतांत्रिक शासनों की संख्या में भारी वृद्धि हुई थी। आगे हम देखेंगे, अगला हमारा प्रश्न है 42 नंबर, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR में कुल कितने अनुच्छेद शामिल हैं। UDHR में कुल 30 देश शामिल हैं। इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा, ये सभी चीज़ें दिख रही हैं। जो लाइन बनाया जा रहा है, जो भी किया जा रहा है, उसमें अच्छे से हम सब कुछ फंक्शन सेट किए हुए थे। आपको अच्छा जो है क्लियर वीडियो प्राप्त होता था, तो वो आपको 2-3 दिन बाद फिर से मिलने लगेगा। और आपको बताया गया है, ये जो एक्सप्लेनेशन है, आपको PDF नोट्स जो दिए जा रहे हैं उसमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिससे आप पढ़ाई कर सकें और अच्छे से उसको समझ सकें। तो 42वां प्रश्न हमारा क्या था, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कुल कितने अनुच्छेद थे। तो कुल मिलाकर 30 अनुच्छेद थे। अगला प्रश्न हम देखेंगे 43 नंबर, पर्यावरण के मुद्दे पर पहली बार वैश्विक स्तर पर स्टॉकहोम सम्मेलन जो है वह किस वर्ष आयोजित हुआ था। तो वह 1972 में सम्मेलित हुआ था, जो सम्मेलन था आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना की और पर्यावरण को जो है वैश्विक राजनीति के केंद्र में लाया हुआ था। अगला प्रश्न हमारा 44 नंबर, सतत विकास अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सबसे प्रसिद्ध परिभाषा किस रिपोर्ट में दी गई थी। तो यह वुडलैंड रिपोर्ट में 1987 में दी गई थी। आगे हम देखें तो इस रिपोर्ट ने इसे ऐसा विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है, उसे ही जो है सतत विकास कहते हैं। अर्थात जो संसाधन हमारे लिए उपलब्ध हैं पर्यावरण द्वारा, उसका इस प्रकार से प्रयोग किया जाए जिससे अभी के लोग भी उसका लाभ उठा सकें और भविष्य में आने वाली पीढ़ी भी उसका लाभ उठा सके। अगला प्रश्न हम देखेंगे 45 नंबर प्रश्न है, शस्त्रों की होड़ को रोकने के लिए 1972 में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कौन सी प्रमुख संधि हुई थी। तो प्रमुख संधि साल्ट 1 स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स हुई थी 1972 में। क्या करने के लिए, जो आर्म रेस हो रहे थे, शस्त्रों की जो होड़ हो रही थी, उसको रोकने के लिए। अगला प्रश्न हम देखेंगे 46 नंबर प्रश्न, परमाणु अप्रसार संधि NPT के अनुसार परमाणु हथियार संपन्न राज्य किसे माना गया है। परमाणु संपन्न हथियार देश जो है वह जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियार बनाए और परीक्षण किए, उन्हें माना गया है। अगला प्रश्न हमारा 47 नंबर, 1992 के शिखर सम्मेलन में अपनाया गया एजेंडा 21 किस बारे में है। तो यह 21वीं सदी के लिए सतत विकास का कार्य योजना के बारे में है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 48 नंबर, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो इसका मुख्य लक्ष्य सभी वातावरणों में सभी प्रकार के परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाना है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 49 नंबर, समकालीन विकास बहस में मानव विकास सूचकांक HDI के 3 मुख्य घटक क्या हैं।
उसके 3 मुख्य घटक स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और जीवन स्तर हैं। कौन कौन से 3 जो मुख्य घटक हैं मानव विकास सूचकांक के? पहला है स्वास्थ्य, दूसरा है शिक्षा और तीसरा है जीवन स्तर। अगला प्रश्न 50 नंबर, INF संधि 1987 से हटने का निर्णय हाल के वर्षों में किन देशों ने लिया? हाल के वर्षों में अमेरिका और रूस ने INF जो संधि थी उससे हटने का निर्णय लिया हुआ था। 2019 में अमेरिका ने रूस पर उल्लंघन का आरोप लगाते हुए इस संधि को समाप्त कर दिया, जिससे जो है एक नई शस्त्र प्रतिस्पर्धा की चिंता उत्पन्न हो गई है। अगला प्रश्न 51 नंबर, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में IPCC का पूर्ण रूप क्या है? IPCC का पूर्ण रूप इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है। IPCC का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो वह है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। अगला प्रश्न हमारा 52 नंबर, शस्त्र नियंत्रण और निरस्त्रीकरण में क्या मौलिक अंतर है? इसमें क्या मौलिक अंतर है? शस्त्र नियंत्रण हथियारों को विनियमित करता है, जबकि निरस्त्रीकरण उन्हें नष्ट करने का प्रयास करता है। 53 नंबर प्रश्न है, मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए गठित एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, अर्थात एक NGO है। अगला प्रश्न 54 नंबर, विकास पर समकालीन बहस में जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स का क्या महत्व है? जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंटल इंडेक्स का अर्थ यहाँ पर यह मानव विकास में लैंगिक असमानता को मापता है, यही महत्व है। 55 नंबर प्रश्न है, स्टार्ट फर्स्ट जो संधि हुई 1991 का, वह उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उसका मुख्य उद्देश्य है सामरिक परमाणु हथियारों की संख्या में भारी कटौती करना। अगला प्रश्न 56 नंबर, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए 1997 में कौन सा ऐतिहासिक प्रोटोकॉल अपनाया गया था? तो उस समय क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में अपनाया गया था। 57 नंबर प्रश्न है, मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ है? मानवाधिकार परिषद UNHRC जो है उसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 58 नंबर प्रश्न, समकालीन विकास बहस में डिपेंडेंसी थियरी निर्भरता सिद्धांत का क्या तर्क देती है? यह क्या तर्क देती है आगे हम देखें तो इसका तर्क है विकसित देश अर्थात केंद्र विकासशील देश परिधि का शोषण करके समृद्ध हुए हैं। अगला प्रश्न हमारा है 59 नंबर, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के संदर्भ में ग्लोबल जीरो क्या है? ग्लोबल जीरो क्या है? 2030 तक दुनिया से सभी परमाणु हथियारों को खत्म करने का अंतर्राष्ट्रीय अभियान ग्लोबल जीरो है। अगला प्रश्न 60 नंबर, ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सी संधि सबसे सफल मानी जाती है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वह ओजोन परत के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण सबसे सफल संधि मानी जाती है। अगला प्रश्न 61 नंबर, मानव सुरक्षा की अवधारणा सबसे पहले किस अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में दी गई थी? तो 1994 की UNDP मानव विकास रिपोर्ट में दी गई थी। अगला प्रश्न 62 नंबर, शस्त्रों की होड़ का आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? शस्त्रों की होड़ का आर्थिक विकास पर यह प्रभाव पड़ता है कि यह विकास कार्यों में से संसाधनों को रक्षा खर्च की ओर मोड़ देता है। अगला प्रश्न 63 नंबर, यूनिवर्सल ज्यूरिसडिक्शन अर्थात सार्वभौमिक अधिकार क्षेत्र का सिद्धांत किस मुद्दे पर लागू होता है? यह नरसंहार, यातना और मानवता के विरुद्ध गंभीर अपराधों पर लागू होता है। अगला प्रश्न 64 नंबर है, SDGs सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की अंतिम समय सीमा क्या है? तो 2030 जो है सतत विकास लक्ष्य की अंतिम सीमा है। 2015 में अपनाए गए ये 17 लक्ष्य गरीबी, असमानता और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए एक प्रकार से वैश्विक खाका प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न 65 नंबर, परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए IAEA की क्या भूमिका है? IAEA की भूमिका यह है कि यह परमाणु सामग्री के शांतिपूर्ण उपयोग की निगरानी करता है। अगला प्रश्न 66 नंबर, लोकतंत्र के विस्तार के संदर्भ में अरब स्प्रिंग किस वर्ष शुरू हुआ था? अरब स्प्रिंग जो है 2010 से 11 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न 67 नंबर, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह साझा लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियां और स्वैच्छिक लक्ष्य पर आधारित है। अगला प्रश्न हमारा है 68 नंबर, हथियारों की होड़ को बढ़ावा देने वाला सैन्य औद्योगिक परिसर मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स शब्द किसने बनाया हुआ था? तो यह ड्वाइट डी आइजनहायर ने बनाया हुआ था।
अगला प्रश्न 69 नंबर, मानवाधिकारों की रक्षा के लिए गठित जो ह्यूमन राइट्स वॉच है उसका मुख्यालय क्या है? तो उसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है। अगला प्रश्न 70 नंबर प्रश्न है, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के प्रति भारत की आधिकारिक नीति क्या है? वह सार्वभौमिक, भेदभाव रहित और समयबद्ध परमाणु निरस्त्रीकरण है। अगला प्रश्न है 71 नंबर, समकालीन विकास बहस में सस्टेनेबल कंजप्शन, सतत उपभोग का क्या अर्थ है? सतत उपभोग का अर्थ है कि संसाधनों का इस तरह उपयोग करना कि भविष्य के लिए भी वे सुरक्षित रहें। अगला प्रश्न 72 नंबर, लोकतंत्र के विस्तार में इंटरनेट और सोशल मीडिया की भूमिका को क्या कहा जाता है? तो इंटरनेट और सोशल मीडिया की भूमिका को कहा जाता है मुक्ति तकनीक, लिबरेशन टेक्नोलॉजी, जो नागरिक की भागीदारी बढ़ाता है। अगला प्रश्न 73 नंबर, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी CTBT को लेकर भारत की मुख्य आपत्ति क्या थी? तो इसकी मुख्य आपत्ति थी कि यह केवल परीक्षणों को रोकती है लेकिन महाशक्तियों को अपने हथियारों को आधुनिक बनाने से नहीं रोकती है। अगला प्रश्न 74 नंबर, मानवाधिकार की रक्षा में मनुष्य राष्ट्र महासभा के थर्ड कमेटी का क्या कार्य है? तो थर्ड कमेटी का कार्य जो है वह है कि सामाजिक, मानवीय और सांस्कृतिक मुद्दे मानवाधिकार सहित उसमें शामिल है। अगला प्रश्न है 75 नंबर, पर्यावरण के मुद्दे पर कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज CBDR का सिद्धांत कहाँ अपनाया गया था? तो यह रियो डी जनेरियो 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अपनाया गया था। 76 नंबर प्रश्न है, आर्म्स रेस के दौरान डिटरेंस अवरोध सिद्धांत का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है विरोधी को इतना डराना कि वह हमले का साहस न करे, परमाणु हथियारों के माध्यम से शांति। अगला प्रश्न 77 नंबर, विकास की समकालीन बहस में ह्यूमन कैपिटल मानव पूंजी का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है शिक्षा, कौशल और स्वास्थ्य के माध्यम से लोगों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना। अगला प्रश्न है 78 नंबर, डेमोक्रेसी एक्सपेंशन के लिए यूनाइटेड नेशंस डेमोक्रेसी फंड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2005 में हुई थी। अगला प्रश्न 79 नंबर, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के लिए एक्शन प्लान 1988 किसने प्रस्तुत किया हुआ था? राजीव गांधी ने प्रस्तुत किया हुआ था। 80 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन बेल्ट मूवमेंट की शुरुआत किसने की थी? तो जिसे नोबेल पुरस्कार मिला था तो वह थे वंगारी मथाई। इस प्रकार से यूनिट सेकंड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दिए गए हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ लीजिएगा। बाकी कुछ दिन क्लासेस ऐसे ही चलेंगी, क्योंकि बताया मैंने आपको कि वह जो मोबाइल थी जिसमें नोट्स बनाते थे हम, वह अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। 2-3 दिन में आ जाएगी। तब तक के लिए जो भी आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, मतलब नोट्स नहीं मिल पाते हैं, क्लासेस नहीं मिल पाती हैं, उसके लिए माफ़ी है। लेकिन क्लासेस आएंगी तो 2-2, 3-3 लगातार आपकी आएंगी। एग्ज़ाम से पहले बेहतरीन तैयारी आपकी कराई जाएगी। ठीक है, चैनल पर बने रहिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।